काज़मी साहब ये क्या है? मैं काज़मी साहब के सामने जाकर काफी रुखाई से बोला तो काज़मी साहब ने एकदम अपना मोबाइल मेज पर रखा और मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। क्या हुआ अकील, खैरियत तो है? होंठों पर शफीक सी मुस्कुराहट थी। मुझसे बेहतर कौन जानता था उनकी शातराना मुस्कुराहट को। ढकोसला थी उनकी शफकत। पिछले माह मैंने आपको मना किया था और साफ लफ्जों में कहा था कि मेरे शोज का टाइम 8 से 10 कर दें। 10 से 12 मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं मैं कितनी दूर से आता हूँ। 1 घंटे से ज्यादा लगता है मुझे घर पहुंचते हुए, और आपने इस महीने भी मुझे 10 से 12 के शोज दिए हैं। तो वो कहने लगी, क्या करें अकील बेटा, तुम हमारे सुपरस्टार हो। लोग तुम्हें 10 से 12 सुनना चाहते हैं, तुम जानते हो। तुम हमारे चैनल के सबसे बेस्ट होस्ट हो। अब लोगों की पसंद का तो ख्याल भी रखना पड़ता है ना। काज़मी साहब ने निहायत नरमी और प्यार से मुझे लोगों की पसंद पर लेक्चर दिया। काज़मी साहब, मैं जिस वक्त भी आऊंगा लोग सुनेंगे। इस महीने तो चलें ठीक है, मगर अगले महीने अगर ऐसा आपने किया तो मेरी अभी से माजरत कबूल कर लें। मैं किसी और स्टेशन पर चला जाऊंगा। मुझे वैसे भी बहुत अच्छी ऑफर्स हो रही हैं। मैंने बहुत कुछ जताया और उनके कमरे से बाहर निकल आया। पीछे से उनकी आवाज आई, अरे अकील चाय तो पी लो। मगर मैं सुनी अनसुनी करते बाहर निकल आया। उस बुढ़े गंजे शख्स पर तो मुझे हद से ज्यादा गुस्सा था। मेरा बस चलता तो मैं 2 मिनट में रेडियो स्टेशन से धक्के देकर उसे निकलवा देता, मगर मैं बेबस और मजबूर था। वो सीनियर प्रोड्यूसर था। अगर मेरे हजारों चाहने वाले थे तो उसके पीछे भी चमचों की फौज थी। दिल में काज़मी साहब को बुरा भला कहता हुआ मैं तूफानी रफ्तार से अपनी बाइक चला रहा था कि अचानक रुकना पड़ गया। वजह थी सामने एकदम हाथ लहराने वाली एक हसीना, जो कि बाइक रोकते रोकते अब थोड़ी पीछे रह गई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो तेज तेज कदम उठाती मेरी तरफ आ रही थी। मुझे बहुत हैरत हुई। रात के इस पहर तो यहाँ कोई मर्द नजर नहीं आता, फिर आज ये लड़की, और लड़की भी क्या बल्कि वो तो परी थी। गोल्डन फ्रॉक जो जमीन को छू रही थी, गोल्डन से बाल जो हवाओं से सरकशी से उड़ उड़कर उसके गालों पर आ रहे थे और वो हाथ से उन्हें पीछे हटा रही थी। वो दुपट्टा संभालती हुई मेरी तरफ आ रही थी। जब तक वो मेरे पास पहुंची मैं अच्छी तरह से उसका जायजा ले चुका था। जी फरमाइए। करीब आते ही मैंने पूछा, वो जी वो मैं, आप मुझे थोड़ा सा आगे तक छोड़ सकते हैं प्लीज? इसी रोड पर जिधर आप जा रहे हैं। मैं जो उसके हुस्न का पहले ही एतराफ कर चुका था, उसकी आवाज सुनकर हैरान रह गया। कहाँ सुनी थी किसी लड़की की इतनी खूबसूरत मुतरन्नम आवाज। शहद से मीठी आवाज, दिल चाहा वो घंटों बोले और मैं सुनता रहूं। वो मेरे जवाब की मुंतजिर थी। उसकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ तो मैं होश की दुनिया में वापस आया। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने सवाल पूछा तो वो मुस्कुराकर बोली, मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ। उसने इंग्लिश से मुझे बताया तो मैंने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। सड़क से थोड़े फासले पर एक बिल्डिंग थी। हम लोग खवातीन के हकूक और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। इसी सिलसिले में आजकल काम बहुत ज्यादा है और मैं लेट हो जाती हूँ, वरना तो मैं शाम में ही अपने घर चली जाती हूँ। काफी देर से यहाँ खड़ी हूँ मगर कोई सवारी नहीं मिली, ना ही कोई रिक्शा और ना ही कोई वैन। सिर्फ आप नजर आए हैं। बात मुकम्मल की और मुझ पर अपनी नजरें टिकाकर खामोश हो गई। वो मेरे जवाब की मुंतजिर थी। पहली बात तो यह है कि यहाँ रात क्या बल्कि दिन के वक्त भी कोई सवारी मुश्किल से नजर आती है। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान फैल गई। पूछने लगी, बहुत पता है आपको इन रास्तों का? जी हाँ, बहुत खाक छानी है मैंने इन रास्तों की, और फिर सुबह और रात को भी इसी रास्ते से गुजरता हूँ। बहुत से लोगों ने मना किया मगर क्या करूँ, यहाँ से घर पौने घंटे में पहुंच जाता हूँ। अगर दूसरे रास्ते से जाऊं तो 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता है, और मेरा ख्याल है अब चलें, आपको देर हो रही है। मेरे कहते ही वो शुक्रिया कहती हुई मेरी बाइक पर मेरे पीछे बैठ गई, और सिर्फ 15 मिनट बाद ही उसकी दिलनशीन आवाज मेरी समात से टकराई, बस यहीं रोक दें। मैंने फौरन बाइक रोकी और हैरत से इर्द गिर्द देखा, और फिर उसे देखकर मैंने कहा, यहाँ इस वीराने में? वो एकदम से उतरकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैंने उसके खूबसूरत चेहरे को गौर से देखा। वो कहने लगी, वीराना तो उधर है जनाब, आप इधर देखें। वो पीपल के जो इतने सारे दरख्त हैं उनके पीछे तो पूरा जहान आबाद है। उसने शौक लहजे में उंगली से इशारा करके मुझे पीपल के पेड़ दिखाए, जहां कतार की कतार में सर उठाए और घना अंधेरे में इतने सारे पेड़ खड़े थे। आपके शहरी इलाके से भी ज्यादा रौनक होती है हमारे इस छोटे से इलाके में।
उसकी नीली आंखों में एक चमक थी जिसे मैं देखता रह गया। वो शुक्रिया कहकर पीपल के पेड़ों की तरफ चली गई और अंधेरे में गुम हो गई। ओ, मुझे तो बहुत देर हो गई, मुझे अभी घर भी जाना है। मैंने बाइक को घर की तरफ दौड़ाना शुरू कर दिया और 10 मिनट के बाद मैं अपने घर पहुंच गया। पहले तो घर पहुंचते ही सो जाता था, मगर आज तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार खूबसूरत चेहरा आंखों में समा रहा था। एक जबरदस्त नज्म मैंने नीली आंखों पर लिख डाली, तब भी दिल नहीं भरा। अगले दिन शो 5 मिनट पहले खत्म करके मैं अपने घर की तरफ भागा। दिल में 1000 दुआएं मांगी कि वही लड़की मुझे मिल जाए। मेरी दुआएं कबूल हुई। सफेद फ्रॉक पहने वो परी चेहरा उसी जगह खड़ी थी जिस जगह मुझे कल मिली थी। मैं उसके करीब पहुंचकर रुक गया। वो खूबसूरत मुस्कुराहट होंठों पर सजाए आकर मेरे पीछे बैठ गई। आज इतनी देर क्यों लगा दी? क्या आप नमाज पढ़कर आए हैं? उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा, नमाज तो मैं सिर्फ रमजान में पढ़ता हूँ, रेडियो का बंदा हूँ, शो होता है 10 से 12 और आज तो मैं 5 मिनट पहले ही शो खत्म करके आ गया। मैं अपने जवाब के बाद मुंतजिर रहा कि वो कुछ और पूछे, मगर दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी और पीपल के पेड़ भी आ गए। वो उतरी और चुपचाप पीपल के पेड़ों की तरफ चल दी। ना शुक्रिया, ना कोई मुस्कुराहट। मेरा दिल बेचैन सा हो गया। घर पहुंचकर बेचैनी सी रही। अगले दिन फिर वही खड़ी थी। मैंने किसी मामूल की तरह बाइक उसके पास रोकी तो वो मामूल की तरह आकर मेरे पीछे बैठ गई। बाइक से उतरने के बाद वो खूबसूरत और शौक से अंदाज में बोली, अगर आज आप थोड़ा जल्दी आते तो मैंने सोचा था आपको अपने घर वालों से मिलाती, मगर आज आपने तो इतनी देर कर दी। एक नाज और एक अदा से वो मुझसे मुखातिब थी और मुझे लगा मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। मैंने कहा, क्या करूं, 12 बजने से 5 मिनट पहले फारिग होता हूँ। पता नहीं, मुझे तो लगता है आप नमाज पढ़ते हैं। उसने इसी नाजो अंदाज से मुझे देखा तो एक कह कहा मेरे होठों से बरामद हुआ, जिसकी आवाज अंधेरे में दूर तक सुनाई दी। क्या मैं तुम्हें इतना नेक लगता हूँ? क्या मैं तुम्हें इतना नेक लगता हूँ? मैं उसकी खूबसूरत नीली आंखों में डूबते हुए बोला। हाँ जी, लगते हैं, उसने नजरें झुकाकर जवाब दिया और फिर वो पीपल के पेड़ों में गुम हो गई। 15 मिनट का वो सफर रोज का मामूल बन गया। उसका नाम नूर था और वो मेरे दिल का नूर बन गई। मैंने माँ जी से उसके लिए बात की तो उन्हें भला क्या एतराज हो सकता था। फौरन मान गई और उसके घर जाने के लिए तैयार थी और वो इसरार करने लगी कि मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ। मैंने माँ को समझाया कि मैं कोई मुनासिब मौका देखकर आपको उसके घर ले चलूंगा। मैंने अगले दिन उस लड़की को बताया तो उसने शर्मीली सी मुस्कान के साथ कहा, क्यों नहीं, मैं खुद भी आपकी माँ जी से मिलना चाहती हूँ। उस लड़की का एक ही इसरार था कि मैं थोड़ा जल्दी आऊं ताकि उसके साथ उसके घर जाऊं और उसके वालिदैन से मिल सकूं। मैंने उससे उस दिन कहा कि तुम मुझे वक्त बताओ, तुम जितने बजे कहोगी मैं आ जाऊंगा। उस दिन मैं रेडियो स्टेशन नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। ठीक है, तुम 8 बजे यहाँ पहुंच जाना, मैं भी जल्दी आऊंगी, फिर हम घर चलेंगे। दूसरे दिन हस्बे वादा मैं 8 बजे क्या, 8 बजने से 5 मिनट पहले वहां पहुंच गया। वो थोड़ी दूर मुझे इमारत की तरफ से आती दिखाई दी। दूर से आती अजान की आवाज कानों में रस खोलने लगी और साथ ही उसके कदमों की रफ्तार धीमी होती चली गई। शायद वो रुक गई थी। थोड़ी देर बाद वो मुझ तक पहुंच चुकी थी। इतनी देर लगा दी, उसके आते ही शिकवा मेरे लबों पर आया। वो अजान और उसकी बात अधूरी रह गई। मैं फौरन बोला, अजान सुनते हुए इंसान तेज तेज भी तो चल सकता है ना। मैंने शौक नजरों से उसको देखा। तुम पागल हो, तुम्हें क्या पता? जवाबन वो भी शौकी से बोली, अब चलें। वो बाइक पर बैठ चुकी थी। मैंने थोड़ी देर तक देखा। जब वो कुछ न बोली तो मैंने तंग आकर खुद ही बात का आगाज किया। क्या बात है, आज आप बात क्यों नहीं कर रही? वो तुम्हें बताना था कि आज मेरे अब्बू घर पर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आज अपने घर नहीं ले जा सकती। उसकी मध्यम आवाज मेरी समात से टकराई तो मेरे दिल में जलते हुए दिए एकदम बुझ गए। 1 हफ्ता और गुजर गया और उसके बाद मैंने कहा कि तुम मुझे घर नहीं लेकर जाती। घर देखूंगा तो माँ जी को लाऊंगा ना, तुम मुझे अपने घर लेकर चलो। एक तो उनको अब इतनी जल्दी पड़ी है कि रोज मुझसे तुम्हारे बारे में पूछती हैं। मेरी आवाज में कुछ तलखी थी जिसका मुझे एहसास हुआ तो मैं फौरन चुप हो गया। भला उस पर मैं गुस्सा कैसे कर सकता था? वो अगर नाराज हो जाती तो मैं तो पागल ही हो जाता। नाराज ना हूं, 1-2 दिन में मैं आपको ले जाऊंगी। उसकी मध्यम सी आवाज सुनाई दी तो दिल में उम्मीदों के 1000 चिराग जल उठे। बाइक रोक कर मेरी नजरें नीचे सड़क पर थीं। वो मेरे पास खड़ी थी। ठीक है, मैंने कदरे खुशगवार अंदाज में उसकी तरफ सर उठाकर देखा। मेरी आवाज सुनकर वो मेरी तरफ पलटी और मैं हैरान रह गया।
उसके पांव देखकर उसका चेहरा पीपल के पेड़ों की तरफ था। क्या हुआ? उसने मेरे हैरान परेशान चेहरे को देखा। कुछ देर तो मुझसे बोला ही नहीं गया। फिर दिल में ख्याल आया कि मेरा वहम है और अगर नूर को पता चले तो कितना बुरा लगेगा। मेरे चेहरे पर खुद ही नरमी छा गई और मैंने मोहब्बत से उसे देखा। अब अपने अब्बू से मिलवा दो प्लीज, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे लफ्जों में प्यार ही प्यार था। अच्छा जी। उसने लंबी सांस ली और पीपल के पेड़ों की तरफ चल पड़ी। तेज हवा जमीन से टकराई, उसकी फ्राक को थोड़ा सा उड़ाया और मैं सकते में रह गया। उसके पांव मेरी तरफ थे, यानी कि पैरों के हिसाब से तो नूर को मेरी तरफ आना चाहिए था, मगर वो मुखालिफ सिमत यानी पीपल के पेड़ों की तरफ जा रही थी। कुछ देर बाद मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने देखा वो जा चुकी थी। दिल में अजीब वसवसे आ रहे थे। घर पहुंचकर भी नींद आंखों से कोसों दूर थी। जितना सोचता उतना उलझ जाता। मेरी नूर इंसान है और नूर के बारे में कुछ गलत मैंने सोचा भी कैसे। मैंने खुद को डांटा। अगले दिन हस्बे मामूल मैं 12 बजे वहां पहुंचा, मगर नूर वहां नहीं थी। मैं बार बार उस बुलंदो बाला इमारत को देखता। 20 मिनट इंतजार करने के बाद मैं घर की तरफ रवाना हुआ। घर जाकर भी दिल में बार बार ख्याल आता कि इस बिल्डिंग में जाकर देख लेता, हो सकता है नूर लेट हो गई हो। अगली रात मैं उसी मोड़ पर खड़ा था, मगर नूर वहां नहीं आई। दिल ने कहा इस बिल्डिंग में जाकर देखूं। फिर सोचा मेरे जाने से वहां कोई उसके बारे में उल्टा सीधा सोचेगा। लोगों को तो बातें बनाने की आदत होती है। उसके इलाके में जाऊंगा और उसके वालिद इकराम साहब के बारे में पूछूंगा। उनका पता चल जाएगा तो वो खुद अपने आप मिल लेगी। यही सोचकर घर जाकर भी मेरे जहन पर यही सोच सवार रही। अगले दिन इतवार थी। सुबह तकरीबन 11 बजे मैं अपना सबसे महंगा सूट पहनकर उसके इलाके की तरफ रवाना हुआ। बाइक को सड़क के एक तरफ खड़ा किया और पीपल के पेड़ों की तरफ बढ़ता चला गया। दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। घने पीपल के पेड़ों को पार करके मैं दूसरी तरफ आया तो अपनी आंखों पर मुझे यकीन नहीं आया। ये कैसा मजाक था। वहां तो कोई बस्ती नहीं थी, बल्कि एक वसी और अरीज कब्रिस्तान था। काफी देर तक मैं कब्रों को घूर घूर कर यकीन करता रहा कि सच में मेरी आंखें जो देख रही हैं वो हकीकत है या नहीं। मैं मरे मरे कदम उठाता वापस बाइक पर आ गया। मेरी नजरें पीपल के पेड़ों में उलझी थी। बाइक चलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। चंद मिनट बाद पुश्त की जानिब से आवाज आई, क्या हुआ बेटा? मैंने आवाज की सिमत देखा तो एक बुजुर्ग खड़े थे। सर पर सफेद इमामा और हाथ में तस्बीह थी। कुछ नहीं बाबा जी, एक दोस्त रोज यहाँ उतरता था। मैं उससे मिलने यहाँ आया तो समझ नहीं पाया कि असल में वो इन पीपल के पेड़ों की तरफ ही जाता था। आज मैं यहाँ आया उससे मिलने तो इधर कब्रिस्तान है। क्या कब्रिस्तान से आगे कोई आबादी या कोई बस्ती है? मैंने उम्मीद भरी नजरों से बुजुर्ग की तरफ देखा तो वो पूछने लगे, दोस्त था या दोस्त थी? मैं उनकी बात सुनकर गड़बड़ा गया, नजरें नीची कर ली। पूछने लगे, कब मिलता था तुम्हारा दोस्त? कोई ऐसी बात जो वो रोज करता हो? एक और सवाल, मगर इस सवाल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या बात थी जो नूर रोज बोलती थी। एक बात थी जो नूर रोज बोलती थी। वो मुझसे कहती थी कि तुम लेट हो जाते हो, क्या नमाज पढ़कर आते हो? बेसाख्ता अल्फाज मेरे होठों से निकले और बुजुर्ग के होठों पर मैंने खेसी मुस्कुराहट नमूदार हुई, मगर दूसरे ही पल गायब हो गई। वो पूछने लगे, नमाज पढ़ते हो? मैंने कहा नहीं। मैंने एक ही लफ्ज में उनके सवाल का जवाब दे दिया था। तो वो फिर पूछने लगे कि तुम आने से पहले क्या करते हो? कुछ ऐसी बात जो तुम्हारा रोज का मामूल हो। मैं सोचने लगा कि रोज मैं ऐसा क्या करता था। मैंने बताया कि मेरी आदत है, मैं जब भी बाइक चलाता हूं तो मैं वुजू करता हूं। बाइक पर बैठे हुए 4 कुल 3 मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर दम करता हूं, फिर सफर की दुआ पढ़कर बाइक चलाता हूं। बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कहने लगे, बस यही तुम्हारा अमल है जिसने तुम्हें बचा लिया। शुक्र करो अल्लाह ताला का और घर जाओ। इस बात को भूल जाओ और कोशिश करना कि रात के वक्त इस रास्ते से मत आया करो। बुजुर्ग बात पूरी करके वहां से चल पड़े और मैं काफी देर वहीं खड़ा सोचता रहा। कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। घर पहुंचा तो सामने वसीम बैठा था। वसीम मेरे ही ऑफिस में काम करता था और मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। वसीम तुम? मैंने जबरदस्ती अपने चेहरे को खुशगवार बनाकर पूछा। जी जनाब, कुछ दिन से तुम मुझे उलझे उलझे से लग रहे थे। आज आंटी ने फोन किया कि क्या ऑफिस में कोई मसला है। 2 दिन से उनका लाडला बहुत परेशान है, इसलिए मैं दौड़ा तुम्हारा पता करने चला आया।
वसीम मुझ पर नजरें टिकाई खुशगवार अंदाज में अपने आने का मुद्दा बयान करने लगा और मैं इस कदर उलझा हुआ था कि मुझे एक दोस्त की अशद जरूरत थी। इसलिए मैंने सारी बात अपने दोस्त वसीम को बता दी। यार, उस एनजीओ में जाना चाहिए था तुम्हें। सारी बात सुनने के बाद वसीम ने मुझे मशवरा दिया, चल उठ अभी चलते हैं। उसने मेरा हाथ थामा और मेरा दिल भी यही चाहता था। मैं उसके साथ चल पड़ा। 25 मिनट में हम उस इमारत के सामने थे, मगर वहां ताला लगा था। अभी हम ताले और एक दूसरे को देख ही रहे थे कि एक शख्स हमें दूर से अपनी तरफ आता दिखाई गया। क्या बात है बाबूजी? आते ही उसने हमसे पूछा। भाई साहब, ये एनजीओ? वसीम ने मेन दरवाजे की तरफ इशारा करके पूछा। नहीं जी, ये इमारत मुकम्मल नहीं हो सकी। अगर आपका इरादा यहाँ काम करने का है तो मत करना। बहुत से लोगों को खाया है इस इमारत ने। क्या मतलब? मैंने हैरान होकर उस शख्स को देखा। वो कहने लगा, जब से ये इमारत बनना शुरू हुई है बहुत से मजदूर यहाँ से गायब होने शुरू हो गए। कुछ की तो आज तक कोई खबर नहीं और कुछ मजदूरों की लाशें पुराने पीपल वाले कब्रिस्तान से मिली। इधर आगे जाएं तो पीपल वाला कब्रिस्तान आता है। सुना है वो बहुत भारी कब्रिस्तान है। वहां पर एक पिछल पैरी रहती है जो यहाँ के मजदूरों को खा जाती है और कुछ को मारकर वहीं फेंक देती है। बात करते करते उसकी शख्स की आंखों में खौफ के साए थे। वो मजीद कहने लगा कि रात को इस इमारत से किसी औरत की चीखों की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए तो रात को इधर से कोई नहीं गुजरता। वसीम ने शुक्रिया कहकर मेरा हाथ थामा और मुझे चलने के लिए जोर लेने लगा। घर आकर अम्मा को सारी बात का पता चला तो मुझे सख्ती से मना किया कि आइंदा उस रास्ते से कभी मत आना। मैंने दिल में इरादा कर लिया कि आज से इस बात को भूलने की कोशिश करूंगा, मगर क्या करूं, आज भी वो नीली आंखों वाली लड़की मुझे रातों को बेचैन किए देती है। थोड़े दिनों के लिए सही, मगर मुझे उससे सच्ची मोहब्बत हो गई थी। मगर मैं नहीं जानता था कि दरअसल वो एक लड़की नहीं बल्कि एक खौफनाक पिछल पैरी डायन थी। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।